हेलो। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। आइए साथियों, पहला क्वेश्चन मैथ का है। देखिए, यदि है मैथ में परेशानी, खास करके कॉमन पेपर वाले बच्चे। आई एम न्यू हेयर, कोई बात नहीं बच्चे, आप न्यू हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। साथियों, अगर है कॉमन पेपर में आपको परेशानी, मैथ्स में 8 मार्क्स लाना चाहते हैं, तो कई बार हम आपको बता चुके हैं, टॉनिक बैच से जुड़ना ना भूले। कौन सा बैच? द टॉनिक बैच। आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा, अगर पटना में है तो ऑफलाइन जुड़िए, नहीं तो ऑनलाइन जुड़ जाइए। ठीक है साथियों, बोला गया उस द्विघात का समीकरण चयन कीजिए जिसका एक मूल्य दिया गया 1 + √3। साथियों, एक रूट्स अगर 1 + √3 है तो एक बात बताओ आप मुझे। सबसे पहला बात, ये अपरिमेय रूट्स है, अपरिमेय रूट्स है। कोई बच्चे बताएगा? जब अपरिमेय रूट से रहे ना, तो ध्यान रखना है कि अगर ये अल्फा हुआ, अल्फा बराबर में अपरिमेय रूट से हुआ, तो बीटा ऑटोमेटिक है, इसका रिवर्स हो जाता है। प्लस साइन है तो माइनस होगा, माइनस साइन है तो प्लस होगा। साथियों, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। एक्स स्क्वायर तो ये होगा ही होगा, अल्फा प्लस बीटा जोड़ोगे तो यहां से यहां कट जाएगा, एक एक -2x होगा। और अल्फा अल्फा इंटू बीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों गुना करोगे, इसको ए इसको बी, तो ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर और माइनस में √3 का स्क्वायर 3 होगा, एक में से 3 जाएगा तो -2 होगा। तो यहाँ पे बच्चे ये जो माइनस जो है ये क्या हो जाएगा? -2 होगा, -2 बराबर में 0। एक ही ऑप्शन में है, किस ऑप्शन है? सी है। किस ऑप्शन में है बच्चे? सी में है। आगे बढ़ते इसकी महत्तम बताना है। अगर फ्रैक्शन का महत्तम निकालना है तो ऊपर वाले के महत्तम, नीचे वाले के एलसीएम। एचसीएफ महत्तम कितना है? 1 है। एचसीएफ कितना होगा साथियों? तो इसकी एचसीएफ निकालोगे तो 192 होगा। आंसर हमारा हो जाएगा। नीचे में एलसीएम होता है बच्चे, नीचे में क्या होता है? एलसीएम होता है। आइए, बोला गया है इसका मतलब होता है सर जी A/, बराबर में B/7 बराबर में C/9। अगर कोई, अगर बराबर में रहे, अनुपात में रहे, अगर बराबर में रहे तीन चीजें, तो ए बी सी की मान जो बट्टा में उसी का मान होता है। ए की मान 3 होगा, बी की मान 7 होगा, सी की मान 9। ये क्लास में खूब अच्छा से करवाए थे। अब तीनों को जोड़ देना, ए बी सी को जोड़ना है, तो सबको जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, और ए की मान कितना है? 3। तो 19/3 हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या होगा? ए बी सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, वे 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। उनके लाभों का अनुपात ये, उनके संबंधित निवेश ज्ञात करना है। साथियों, ए बी सी, बोला गया समय, समय कितना? 6 महीना, 12 महीना, 14 महीना।
बोला गया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बताना है 5:4:7 है। साथियों इसको काटोगे, 2 से काटोगे 3 होगा, 2 से काटोगे 6 होगा, 2 से काटोगे 7 होगा। आप जानते हैं प्रॉफिट बराबर में होता है कैपिटल इंटू टाइम। आपको निकालना क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल बराबर में जाएगा प्रॉफिट बटा टाइम, प्रॉफिट बटा टाइम। कैपिटल बराबर में जाएगा प्रॉफिट बटा टाइम। साथियों प्रॉफिट कितना है, तो 5 है, 5/3। ये कितना है, तो 4/6। ये यहाँ से कितना, 7/7, 7/7। ये 1 हो जाएगा, इसको काटोगे तो 2 और ये 3 हो जाएगा। यहाँ है 5/3, ये है 2/3 और ये 1 है। 3 से सभी जगह गुना कर दोगे, ये 5 होगा, ये 2 होगा, ये 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों 5, 2, 3 आंसर क्या होगा, ए। ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, हवा में उड़ेगा। ये सब क्वेश्चन क्या है बच्चे, ये सब क्वेश्चन हवा में उड़ेगा। आइए मेरे प्यारे बच्चे, बोला गया 36 लड़के और उनके प्रोफेसर की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि प्रोफेसर को छोड़ दिया जाए तो औसत 17 वर्ष हो जाता है। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक बात आप मुझे बताइए, छत्तीस लड़का एक प्रोफेसर, 37 हो गया। तो योगफल हो गया औसत 18, औसत गुना संख्या। आप ये दोनों करोगे तो कितना होगा, 666 टोटल योगफल आया। प्रोफेसर छोड़ दोगे तो औसत हो जाएगा 17, तो आदमी हो गया 36। 17×5 17 छक्का 102 के 2, बाकी हाथ में 10, 17×3 51, 51 और 10 जोड़ोगे तो कितना होगा आपका 61 हो जाएगा। साथियों इसमें प्रोफेसर है, इसमें प्रोफेसर नहीं है, इससे इसको घटा दोगे तो प्रोफेसर घट गया, तब कितना उम्र उसका होगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 4 होगा, इसमें से ये घटाएंगे 5 होगा। 54 साल का प्रोफेसर था, डायरेक्ट घटा दिए आंसर आ गया। बोला गया आलोक और अनिल वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 का हो जाएगा, ये आलोक है, आलोक, और ये अनिल है, 3x और ये 4x है। बोला गया आलोक का उम्र अब से 20 वर्ष के बाद ये 62 का हो जाएगा, तो 3x बराबर में इधर घटेगा तो 42 हो जाएगा। x की मान हो जाएगा 3×1 = 3, 4×3 = 12, 14 हो जाएगा। अनिल की वर्तमान उम्र बताना है, तो कितना 4x है, तो 4x, x की मान 14, 14×56, 56 वर्ष होगा। आंसर क्या होगा, सी। आइए बच्चे, बोला गया एक निश्चित राशि पर 13% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का 5 वर्षों का साधारण ब्याज 650 राशि ज्ञात करें। साधारण ब्याज के प्रश्नों में समय और दर को गुना करते तो ब्याज मिलता है, क्या मिलता है, साधारण ब्याज में समय और दर को गुना करते साथियों तो क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। 13×5 = 65, 65% हमारा ब्याज है और क्वेश्चन के अनुसार 650 ब्याज है, तो 1% की मान कितना हो जाएगा, 10। आप जानते हैं दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है, तो 100% की मान कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। आइए, एक्स वाई मिलकर कोई काम है बच्चे, इसमें टोटल वर्क लिखेंगे। एक्स प्लस वाई मिलकर कोई काम को 12 दिनों में करता है, वाई प्लस जेड मिलकर कोई काम को 18 दिनों में करता है, और एक्स प्लस जेड मिलकर कोई काम को 15 दिनों में करता है। 12, 18, 15 का एलसीएम अगर आप देखना चाहोगे कितना ले लोगे, सर आप क्या ले सकते हो, 180 ले लीजिए। 12 दिनों में 180 काम, तो एक दिनों में 12 का ही 12, ठीक है, 12×5 = 60, 15 हो जाएगा। ये एक दिनों में 10 काम, ये एक दिनों में 12 काम। सभी को मिला दोगे तो एक्स 2 बार आएगा, जेड भी 2 बार आएगा, वाई भी 2 बार आएगा, सब 2 बार आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये होगा कितना, 7, 3, 37। तो एक एक बार आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कितना होगा, 37/2। साथियों तीनों मिल के बोला गया कितना दिनों में करेगा, टोटल 180 काम है, एक दिनों में 37/2 काम, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये होगा। तो सर जी 18 में 36, 360/37, ये लगभग में कितना हो जाएगा, तो 360 में अगर आप 37 से भाग देते हो, लगभग में 10, लगभग में अप्रोक्स में आप 10 मान सकते हो 10 दिनों में, क्योंकि अगर 70 होता यहाँ पे तो 10 बार में जाता, लगभग में 10 दिनों, लगभग में पूछा है। बच्चे 8 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है।
मेरे प्यारे साथियों, आपसे गुजारिश यही है कि आप जो है टॉनिक बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर नहीं तो मैथ्स में थोड़ा परेशानी रहेगी। अगर टॉनिक बैच ज्वाइन करते तो इसी तरह हम कितना आराम से 8 क्वेश्चन को 8 मिनट में सॉर्ट आउट, खत्म कहानी, कुछ नहीं करना है बच्चे। थैंक यू।
टाइम की कोई वैल्यू, एक बार नोटिफिक गुड इवनिंग। तो मैथ्स के बाद हम लोग चलते हैं जीएस की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, जरा इसको देखा जाए। पहला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। बड़ी अच्छी बात है। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? पहली बात ये, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो प्रारंभ किया था, ये प्रारंभ किया था महाराष्ट्र के पवनार से, है ना, पवनार से प्रारंभ किया था। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया था। इसके बाद प्रथम तो हो ही गए ए नंबर पे, दूसरे सत्याग्रही जो थे ये थे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही भी याद रखेंगे आपकी ब्रह्मा दत्त थे, ब्रह्मा दत्त। ठीक है, देश स्तर की बात हो गई। अब जब बिहार की तरफ चलते हैं तो दो नाम को हमेशा याद में रखना है, फर्स्ट सत्याग्रही, सेकंड सत्याग्रही। फर्स्ट में श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, और दूसरे सत्याग्रही की अगर बात हो गया तो अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, ये दो थे। इनको हम बिहार विभूति के नाम से जानते हैं, बिहार विभूति के नाम से जानते हैं। और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जानते हैं, बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो करेक्ट आंसर यहां पर निकला क्या? विनोबा भावे, विनोबा भावे। श्री राजगोपालचारी के बारे में याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का कार्य जो है, प्रारंभ किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम या नेतृत्व देने का काम किसने किया था? श्री राजगोपालचारी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बढ़िए दूसरे क्वेश्चन की ओर। कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट मिशन पहले समझ लो कि त्रिसदस्यीय मिशन था, त्रिसदस्यीय क्या था? मिशन था। 3 सदस्यीय मिशन था कैबिनेट मिशन। इसमें एक था पैथिक लॉरेंस, क्या था? पैथिक लॉरेंस, जो कि अध्यक्ष था। एबी एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर, एबी एलेक्जेंडर जो है ये तो था ही, और एक था स्टेफर्ड, स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो कुल मिला के कितने थे? कुल मिला के 3 सदस्य थे। और यहां पर जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए विचार, विचार कीजिए। इसे भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत करने के लिए भेजा गया था। इस मिशन ने भारत में 2 स्तर वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया था। कैबिनेट मिशन ने संघीय केंद्र को केवल प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों एवं संचार विषयों पर नियंत्रण की सिफारिश की थी। कैबिनेट मिशन ने संघीय केंद्र को प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों एवं संचार विषयों पर नियंत्रण की सिफारिश की थी। देखिए, भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्त के बारे में बातचीत तो करना था, ये पॉइंट तो है कि किस प्रकार से ट्रांसफर किया जाए हस्तांतरण को। ठीक है, अच्छा, 2 स्तर वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव भी होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि देशी रियासत को मिलाना था किसके साथ? तो ब्रिटिश प्रांत के साथ। ये बात भी सही है, ब्रिटिश प्रांत के साथ मिलाना था। ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तीसरे वाले में थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि संघीय केंद्र को केवल प्रतिरक्षा, विदेश मामले और संचार देने पर बात हुई, जब संघ की बात होगी तो केवल इतनी बातें नहीं रहेगी। फिर भी चूंकि 2 पॉइंट तो हमारे पास है तो हम इसमें आंसर लगाएंगे। एक्चुअली में जो पॉइंट है, ठीक है, 1 और 2 केवल नहीं लिखा हुआ कहीं, तो 1 से अधिक लगाएंगे। ठीक है, 1 से अधिक। ठीक, ये पॉइंट्स था। तो करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आ रहा है डी।
ये कैबिनेट मिशन था। और ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण इसी के सिफारिश पर किया गया, सिफारिश पर किया गया, सिफारिश पर किया गया। 20वीं सदी के आरंभ में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण क्या थे? 20वीं सदी, ठीक है, के आरंभ में उग्र राष्ट्रवाद के विकास, राष्ट्रवादी सोच क्यों विकसित हुई? शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि के कारण, क्योंकि अंग्रेज का शासन था और शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि हुई, जिसके कारण से अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव था ही, कई सारे देश जो हैं वो अंग्रेजों को चुनौती दे रहे थे, वो भी एक कारण हो सकता है। तो 1 और 2 तो इसका कंप्लीट दिखता है। रेलवे के विकास से प्रभावित क्या था ये कहना मुश्किल है, क्योंकि रेलवे के विकास का सीधे सीधे राष्ट्रवादी सोच से कोई लेना देना मुझे नहीं लगता है। तो करेक्ट आंसर हम यहाँ पे A और 2 लगाएंगे, यही राष्ट्रवादी विकास था। ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रवादी पत्रिका जिसने इस विचार को आगे बढ़ाया कि देश के लिए लड़ना है, अंग्रेजों को हटाना है, इसमें एक नाम आता है अमृत बाजार पत्रिका का। अमृत बाजार पत्रिका का नाम आता है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की पत्रिका थी। शिशिर कुमार घोष जो थे उनकी ये पत्रिका थी। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ने प्रतिबंध से बचने के लिए स्वयं को क्या किया था? स्वयं को बंगाली से अंग्रेजी में परिवर्तित कर लिया था। अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिया था। अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, अमृत बाजार। कौन सा प्रतिबंध था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिट्टन के टाइम पर यह लाया गया था 1878 में। ठीक है, तो करेक्ट जो आंसर आपके पास निकल के आया, फर्स्ट एंड सेकंड आ गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में निम्नलिखित में से किन समूह की भागीदारी रही थी? तो बंगाल विभाजन में तो आपके पास जमींदार की भी भागीदार रही, छात्र भी थे, महिलाएं भी थी। ठीक है, वकील तो कुछ डाउटेबल होगा, लेकिन जमींदार, छात्र और महिला तो थे ही थे। ठीक है, सॉरी। तो इस तरह से 1 2 ठीक है, 2 3 4 का तो थोड़ा सा वो है, 2 और 3, 1 से अधिक लगाएंगे डी, सॉरी डी 1 से अधिक, ये तो सी होना चाहिए, 1 से अधिक, क्योंकि जमींदार, महिला और छात्र। यहां ध्यान रखना है कि बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में निम्नलिखित समूह को विरोध करने का मतलब तो आप देखें तो स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। और ध्यान रखना है कि स्वदेशी आंदोलन को नेतृत्व उस समय दिया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, उसके साथ साथ स्वदेश बांधव समिति अश्वनी कुमार दत्त की, अश्वनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति, इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी स्वदेशी आंदोलन में। स्वदेशी आंदोलन में महिला ने पहली बार भाग लिया था, पहली बार भाग लिया था किसने? महिलाओं ने। ठीक है, यह स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, बंगाल का विभाजन जो है ये कर्जन के टाइम पे हुआ। घोषणा और प्रभावी दोनों याद रखना है, 19-20 जुलाई को और प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 को, 1905 को। ठीक है, इतना याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हमारे पास निकलेगा 1 से अधिक। ठीक है, 1 से अधिक करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? मुजफ्फरपुर बम कांड से खुदीराम बोस का संबंध है प्लस में प्रफुल्ल चाकी का, प्रफुल्ल चाकी का। प्रफुल्ल चाकी ने इस घटना के बाद आत्महत्या की।
आत्महत्या की। खुदीराम बोस को फांसी हुई। सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी फांसी पाने वाले खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर कांड जो है ये किंग्सफोर्ड नाम का जज था, उसके विरुद्ध में था। ठीक है। अच्छा, दिल्ली षड्यंत्र केस, ये था हार्डिंग पर बम फेंका गया था। हार्डिंग पर राजधानी परिवर्तन के दौरान 1911 में, है ना, याद होगा आपको, इतिहास में पढ़ा होगा। तो दिल्ली षड्यंत्र केस, रास बिहारी बोस इसमें प्रमुख भूमिका में थे। ये दिल्ली षड्यंत्र केस, ये भी बात सही है। ठीक है। अच्छा, नासिक षड्यंत्र केस जो है, नासिक षड्यंत्र केस, इसमें मामला जो है गड़बड़ यहीं पे हो रहा है। नासिक षड्यंत्र केस जो है, इसमें क्या हुआ था कि लक्ष्मण कन्हाड़े थे। ठीक है, नासिक षड्यंत्र केस में। और यहां पे क्या हुआ था, नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी गई थी इनके द्वारा। तो बसंत कुमार विश्वास इनमें नहीं थे। पूछ रहा है सही कौन है, तो सही 1 और 2 है। कौन है? सही है 1 और 2। ठीक है, 1 और 2। करेक्ट आंसर 5 का निकला, सी। 5 का सी निकला। ठीक है, यहां पे इस बात को ध्यान में रखना है। मुजफ्फरपुर, दिल्ली षड्यंत्र, नासिक। ठीक है, तीनों हो गए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना एक तो ढाका में हुई, 1906 में हुई। उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की सहानुभूति मुस्लिमों को प्राप्त होती रहे, मुस्लिमों को प्राप्त हो, इस उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना की गई थी। आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां जो है, ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खां, ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में यही थे। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका में यही थे। उसके साथ साथ नवाब मोहसिन उल मुल्क भी जो है उसमें भागीदार थे, लेकिन 2 लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे, आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां। यहां पे आगा खां जो है इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। लेकिन चूंकि ये भी इसमें था, तो 1 और 2 की जगह पे हम इसमें लगाएंगे 1, 2, 3। ज्यादा बेहतर ऑप्शन हमारे पास ये आएगा, क्योंकि इनकी भी भूमिका थी। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। कार्यवाही दिवस मनाया था। और मुस्लिम लीग का जो 1940 का लाहौर अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन, इसमें पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। फर्स्ट टाइम क्या हुई थी? पाकिस्तान की क्या मांग की गई थी? पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक है, ये पॉइंट है मुस्लिम लीग का। तो करेक्ट आंसर यहां पर निकला फर्स्ट, सेकंड और थर्ड निकला। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, सही है। गांधी जी ने 16 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की, ठीक है। अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा से शुरू किया। ये पॉइंट गलत है। ये पॉइंट क्या है? गलत है। ठीक है, तो यहां पर केवल 1 और 2 आपके पास सही होगा 7 का। खेड़ा से नहीं शुरू किया, बल्कि कहां से शुरू किया? चंपारण से शुरू किया। चंपारण से शुरू किया। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, तब भी इनके कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 1894 में इन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। इंडिया कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है, 1894 में। 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स आश्रम। 1904 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का पब्लिकेशन शुरू किया। ओपिनियन समाचार पत्र जो है, समाचार पत्र का पब्लिकेशन शुरू किया, ठीक है, 1904 में। 1910 में देखा जाए तो टॉलस्टॉय फर्म की इन्होंने स्थापना की, है ना, टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। ये सारा काम गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया, ठीक। और पहली
सार्वजनिक सार्वजनिक भागीदारी भागीदारी महात्मा गांधी की 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह से संबंधित है। स्थापना दिवस जो समारोह है उस समारोह में था, पहला इनका भागीदारी वहीं था। ठीक है, पहली भागीदारी वहीं थी। तो 7 का करेक्ट आंसर आपके पास सी निकला। 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 37 में जो प्रांतीय चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने 7 प्रांतों में अपनी बहुमत की सरकार बनाई थी। 7 में पूर्ण बहुमत है ना, और 2 में गठबंधन, तो प्लस में 2 में हो गया गठबंधन, तो गठबंधन के बाद क्या हो जाएगा 7 दोनों, यानी करेक्ट आंसर हुआ 9 राज्यों में सरकार यहां पर बनाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखना है। पंजाब और बंगाल जो है ऐसे रह गया। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी बनी, यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, और बंगाल का जो क्षेत्र था पश्चिम बंगाल, यहां पर दूसरी पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार यहां पर अवेलेबल नहीं थी, कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाती थी। ठीक, उन्नीस 1935 के भारत शासन अधिनियम के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर क्वेश्चन आता है। एक, संघ का प्रावधान किया गया, इसमें संघ का प्रावधान याद रखिएगा। आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना। तीसरा, फेडरल कोर्ट की स्थापना, फेडरल कोर्ट की स्थापना। आरबीआई, फेडरल कोर्ट, संघ का प्रावधान। इसके साथ साथ लोक सेवा आयोग की स्थापना। लोक सेवा आयोग की बात अगर करें तो 3 ध्यान रखिएगा, संघ यानी केंद्र, राज्य और संयुक्त, है ना। इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना है। और राज्यों से समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन, द्वैध शासन की शुरुआत। ठीक है, यह है। इतने काम थे किसमें 1935 के भारत शासन अधिनियम में। हिमालय के किस भाग में कड़ेबा भूआकृति पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, जो कश्मीर हिमालय का हिस्सा है ना, उसमें कड़ेबा भूआकृति मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, कड़ेबा भूआकृति कहां पाई जाएगी? तो ये आपको पाई जाएगी कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में। ठीक है, अच्छा, इसके कुछ विशेषताओं को देख लिया जाए। यहां पर क्या होता है, सीढ़ी नुमा पठार के क्षेत्र मिलेंगे आपको, सीढ़ी नुमा पठार। ठीक है, सीढ़ी नुमा पठार। जलोढ़ मिट्टी के बहाव से ये निर्मित है, बहाव से निर्मित होता है ये, है ना। जलोढ़ मिट्टी के बहाव से निर्मित है, सीढ़ी नुमा पठार है। प्लिस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ, प्लिस्टोसीन काल में निर्माण हुआ, ये सब याद रखिएगा। और केसर की खेती के लिए उपयुक्त है ये। क्या है? केसर की खेती के लिए क्या है ये? उपयुक्त है। ये पॉइंट्स होते हैं कड़ेवा के, और ये कश्मीर हिमालय का हिस्सा है। कश्मीर हिमालय, या अगर हम कहें इसको, तो ये आपको सिंधु और सतलज के बीच पाया जाएगा, सिंधु सतलज के बीच। ठीक है, सतलज काली के मध्य कुमायूं हिमालय होता है, कुमायूं हिमालय। काली तिस्ता के बीच अगर बात करें तो काली तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और तिस्ता दिहांग या ब्रह्मपुत्र के बीच अगर हम देखें तो असम हिमालय आता है, असम हिमालय का क्षेत्र आता है। ठीक है, ये क्षेत्रीय वितरण होता है हिमालय का। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ये अन्नामलाई पर्वत का हिस्सा है, अन्नामलाई पर्वत का हिस्सा है अनाईमुडी। ये अनाईमुडी पश्चिमी घाट में है, तो पश्चिमी घाट की भी सर्वोच्च चोटी हो गई। जब दक्षिण भारत की हो गई तो पश्चिमी घाट की हो ही जाएगी, चोटी हो गई।
ठीक है, अनायमुडी। दोहा बेटा तो है नहीं, डोडा बेटा है भी। डोडा बेटा ये जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी यही है। ध्यान रखना है कि नीलगिरी जो है यहाँ पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों घाट आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो बन जाता है नीलगिरी। और महेंद्रगिरी जो है ये पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है पूर्वी घाट की, ठीक है। जहां तक बात रह गया पश्चिमी घाट, ये एक अपभ्रंश है, अपभ्रंश, ठीक है। पूर्वी घाट जो है एक घिसा पीटा पर्वत है, घिसा पीटा पर्वत है। पश्चिमी घाट का हिस्सा जो है यहाँ केरल के पास मालाबार तट मिलता है, मालाबार तट मिलता है। और पूर्वी घाट में कोरोमंडल तट पाया जाता है, कोरोमंडल तट पाया जाता है, ठीक है। ये निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में पाल घाट एक्चुअली में स्थित है, ये पूछ रहा है, ठीक है। पाल घाट किसमें स्थित है, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी घाट जिसको हम सह्याद्री भी कहते हैं, सह्याद्री, यहां पर आपके पास थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट तीनों स्थित है, ठीक है। थाल घाट जो है ये नासिक मुंबई को जोड़ता है। भोर घाट जो है पुणे मुंबई को जोड़ता है। पाल घाट जो है केरल तमिलनाडु को जोड़ता है, केरल तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक। थाल घाट और भोर घाट जो है ये महाराष्ट्र में आएगा, महाराष्ट्र में। और ये पाल घाट जो है ये आपके पास आएगा केरल का, कहां, केरल में आएगा। तो करेक्ट आंसर पश्चिमी घाट हुआ। अरावली जो है ये गुजरात से कहां तक, दिल्ली तक फैला हुआ क्षेत्र है अरावली। ये ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। और सबसे ऊंची चोटी इसकी जो है, सबसे ऊंची चोटी ये इसकी है गुरु शिखर, गुरु शिखर जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, अरावली की, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आ रहा है 11 का बी। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय नदी का स्रोत तिब्बत में नहीं है, सिंधु है, सतलज है और एक और लिख लें ब्रह्मपुत्र है। ये सभी तो तिब्बत में ही है, गंगा तिब्बत में नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो गया, गंगा हो गया, ठीक है, गंगा हो गया। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों मानसरोवर झील से ही निकलती है, ठीक है, झील से निकलती है, मानसरोवर झील से ये दोनों नदी निकलती है। सिंधु जो है ये पश्चिम की तरफ बहती है, ब्रह्मपुत्र जो है ये पूर्व की तरफ बहती है, ठीक है, पश्चिम और पूर्व। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या सांगपो के नाम से हम जानते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी टोटल लेंथ यानी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है, ठीक है। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, एक तीक्ष्ण मोड़ लेते हुए प्रवेश करती है और फिर असम से होते हुए, असम से जहां ब्रह्मपुत्र बन जाती है होते हुए ठीक है बांग्लादेश की ओर ये चला जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। विश्व का एकमात्र नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र में ही है, ब्रह्मपुत्र असम में है। कहां है, ब्रह्मपुत्र असम में है, ठीक है। सिंधु नदी जो है ये भारत के सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है, सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया पंचनद का जल यानी 5 नदियों का जल
सिंधु मीठन कोट के पास प्राप्त करती है। मीठन कोट के पास प्राप्त करती है। मीठन कोट के पास प्राप्त करती है। कुल मिला के करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आया क्या? सी। क्या आया? करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आया सी। ठीक। जाबर एवं रामपुरा आगूचा खान, ये दोनों खान जो है ना, एक्चुअली में ये देखना है आपको, राजस्थान में है। राजस्थान। ध्यान दीजिएगा कि जाबर का खान जो होता है चांदी के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। चांदी। और ध्यान रखना है कि सबसे अधिक चांदी का उत्पादन भी राजस्थान ही करता है। और यहां पर जो है राजस्थान, कहीं पर चूंकि चांदी नहीं दिया हुआ है, तो जाबर और रामपुरा आगूचा खान सीसा और जस्ता के लिए भी प्रसिद्ध है। सीसा और जस्ता के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये दोनों खान सीसा जस्ता के हैं। बॉक्साइट के लिए आप कहां जाएंगे? ओडिशा जाइए। ओडिशा में बॉक्साइट की सबसे बड़ी खान आपको मिल जाएगी। ठीक है, भारत में यूरेनियम की खान तो बहुत कम आपको मिलेगी। यहां मैं लिख देता हूं, यूरेनियम का जो अयस्क होता है, अयस्क, इसको पिच ब्लेंड कहते हैं। पिच ब्लेंड कहा जाता है। थोरियम का जो अयस्क होता है, थोरियम का अयस्क, इसको मोनाजाइट सैंड के नाम से जाना जाता है। थोरियम का अयस्क। और थोरियम जो है आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में सबसे अधिक पाया जाता है। तटीय क्षेत्रों में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम का विश्व में सबसे बड़ा भंडार, कहां? विश्व में सबसे बड़ा भंडार जो है वो किसके पास है? कजाखस्तान के पास है। कजाखस्तान कहाँ है? मध्य एशिया का एक देश है। मध्य एशिया का एक देश है। कभी सोवियत संघ का सदस्य रहा करता था, है ना। उसके पास सबसे अधिक जो है यूरेनियम का क्या है? भंडार है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहां पर निकला सी, 13 का सी। बॉक्साइट क्या? एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क है। अयस्क है। ठीक। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो सबसे अधिक लौह इस्पात उद्योग, है ना। स्टील जो है, आयरन स्टील जो इंडस्ट्री है, इसमें सबसे अधिक उत्पादन, सबसे अधिक जो है पैसा लगा है। आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात अगर हम करें तो एक हो गया, एक जो आयरन स्टील की इंडस्ट्री है, इसका अगर उदाहरण देखें तो एक सबसे महत्वपूर्ण आपके पास आ जाएगा पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर। पश्चिम बंगाल दुर्गापुर का क्षेत्र ये फेमस है। झारखंड में देखें तो जमशेदपुर। ठीक है, झारखंड में देखें तो जमशेदपुर। उसके साथ साथ ओडिशा के नाम अगर लिया जाए तो ओडिशा में राउरकेला। ठीक है, ये जो है ये प्रमुख क्षेत्र हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री के। यहां ध्यान रखना है कि जब लोहे में कार्बन 0.5 से 1.5% मिलाया जाता है, ठीक है, तो स्टील का निर्माण होता है। जब लोहे की बात आएगी, लोहे का खनिज कहां कहां आपको मिलेगा तो ध्यान रखना है। ओडिशा का मयूरभंज फेमस जगह है। छत्तीसगढ़ का बेलाडीला खान, कर्नाटक का कुद्रेमुख और बाबा बुदान पहाड़ी, ये सभी लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र हैं। और भारत की बात अगर करें तो इंडिया में जो और मिलते हैं लोहे का खनिज, वो एक्चुअली में हेमेटाइट मिलता है। हेमेटाइट अयस्क की भारत में प्रधानता है।
तो 14 का करेक्ट आंसर आपके पास बी निकला। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो कौन? नर्मदा। नर्मदा नदी किस में बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, भ्रंश में बहती है नर्मदा। उसके साथ साथ कौन? ताप्ती। ताप्ती। ठीक है, यहां ध्यान रखना है कि नर्मदा, ताप्ती, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी, ये सभी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बहने वाली नदी है। ठीक है, लूनी नदी के बारे में याद रखिएगा कि यह राजस्थान के रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। विलुप्त हो जाती है। विलुप्त हो जाती है। ठीक है, विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणी के मध्य क्या नर्मदा नदी क्या होती है? बहती है। नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणी के बीच बहती है। ठीक, नर्मदा नदी पर ही अगर आप देखें जल प्रपात की बात, तो धुआंधार, कपिल धारा, दूध धारा, ये सभी जलप्रपात कहां हैं? तो नर्मदा नदी पर ही स्थित है। नर्मदा पर ही ये सभी क्या है? स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी पर ये स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय स्थान सबसे ठंडा है? देखिए, वैसे तो सबसे ठंडा भारतीय स्थान की बात अगर की जाए तो ये लद्दाख आएगा। ध्यान दीजिएगा, लद्दाख यानी लेह। लेह लद्दाख का इलाका भारत का सबसे ठंडा कहलाता है। यहां पर शीत मरुस्थल होता है। शीत मरुस्थल यहां पर पाया जाता है। इसी लेह लद्दाख में ध्यान रखना है कि हेमिस नेशनल पार्क भी स्थापित किया गया है। हेमिस नेशनल पार्क स्थापित किया गया है, जहां एस्नो लियोपार्ड जो है उसके लिए व्यवस्था, मतलब उसके संरक्षण का काम यहां पे किया जाता है। तो मेरे हिसाब से कौन सा भारतीय स्थान सबसे ठंडा जोड़ दिया, तब तो इस समय हम कुछ नहीं लगाएंगे। करेक्ट आंसर हमारे पास ई आ जाएगा इनमें से, क्योंकि हमें याद रखना है लद्दाख और लेह का। ठीक है, जहां पर, अच्छा यह भी ध्यान रखना है, वर्षा भी क्या होती है? न्यूनतम ही होती है। न्यूनतम ही होती है, वर्षा भी नहीं होती है लेह लद्दाख में। इसीलिए इसको हम शीत मरुस्थल के रूप में जानते हैं। टेम्परेचर इतना घटा हुआ है और कोई फसल वगैरह भी नहीं हो सकती, वर्षा भी नहीं होती। तो ये हमारा हो गया लेह लद्दाख का, ठीक है, इलाका। 16 का करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के ई आएगा। सबसे पूछ दिया है ठंडा कौन सा, इसीलिए हम ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। करेक्ट आंसर हमारे पास ये होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ये एनर्जी की इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई होती है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एनर्जी होती है। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एनर्जी होती है। जूल किसका है? तो एनर्जी का है। यहां जूल ध्यान रखिएगा कि एसआई यूनिट जो है वो तो जूल है, एसआई यूनिट जूल है। सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट जो है एनर्जी का वो है अर्ग, EARG अर्ग, अर्ग है। और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। 10⁻7 अर्ग होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट को भी याद रखना है। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस इसका होता है यूनिट या एसआई यूनिट। वोल्ट क्या होगा? वोल्ट, V से डिनोट करेंगे। चार्ज जो है आवेश, आवेश की एसआई यूनिट जो है वो होगी कूलम्ब। कूलम्ब यानी C से इसको दिखाया जाएगा। किससे? C। कूलम्ब यानी C से इसको दिखाया जाएगा। तो 17 का करेक्ट आंसर हमारे पास निकला ए। क्या निकला? ए, ऊर्जा या एनर्जी। ऊर्जा या एनर्जी, ये ध्यान रखना है। ये ऊर्जा, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये आवेश, ये तीनों जो हैं A, B एंड C,
ये अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि इसको कहते हैं। निम्नलिखित में से ओहीय चालक, अच्छा ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर एक्चुअली में कौन सा है ये पूछा जा रहा है। देखिए ओमिक कंडक्टर का मतलब क्या हुआ? ओमिक कंडक्टर का मतलब ये हुआ कि एक होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। V पोटेंशियल करंट और V इज इक्वल टू IR। इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करे वही ओमिक कंडक्टर कहलाएगा। पहली बात ये V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। यहाँ पे V जो है ये विभव है, अभी जो पढ़ा था पोटेंशियल। I का मतलब यहाँ पे विद्युत धारा है, विद्युत धारा, और R का मतलब यहाँ पे प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध है। अच्छा, जो ओमिक कंडक्टर है उसमें V और I का अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, ठीक है, V और I का, तो हमेशा वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। ये ओम्स लॉ का ग्राफ होना चाहिए, आइडियल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होता थोड़ा सा चलते चलते अलग हो जाता है, आइडियल तो कुछ होती नहीं है ना। लेकिन आइडियल जो होगा ओम लॉ का ग्राफ वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, सीधी, क्योंकि V और I क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। तो इसका करेक्ट जो आंसर यहां पर बन रहा है 18 का, पूछ रहा कि कौन सा ऐसा है जो चालक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि कॉन्स्टेंटेन जो है ये एक मिक्स्ड, ये एक एलॉय है। ये क्या है? एलॉय, मतलब एक से अधिक जो है एलिमेंट से मिलके ये बना हुआ है, और ये बनता है कॉपर और निकेल से, कॉपर और निकेल से। ठीक है, कॉपर प्लस निकेल। और क्या होता है? इसकी हाई रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टिविटी यानी अत्यधिक प्रतिरोधकता इसकी होती है, अत्यधिक प्रतिरोधकता इसकी होती है। तो ये करेक्ट आंसर है जो कॉपर और निकेल से बनता है, और ये फॉलो करता है ओम्स के लॉ को। इसको फॉलो करेगा? ओम्स के लॉ को ये फॉलो करेगा, ओम्स के लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 18 का निकला सी। ठीक, ये पॉइंट है। दंत चिकित्सक का दर्पण, दंत चिकित्सक का दर्पण होना चाहिए जिसमें इमेज बड़ा बने, है ना, इमेज जो है वो लार्ज बन के आए, लार्ज बने। और लार्ज इमेज किस में बनेगा भैया? तो अवतल दर्पण में बनेगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग और कहां? टॉर्च तथा गाड़ी की हेडलाइट में, गाड़ी की हेडलाइट में। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया वस्तु को गर्म करने में। इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं सोलर कुकर में। क्या? सोलर कुकर में, इसमें भी प्रयोग हो सकता है ये। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रकाश को एक बिंदु पर जमा करने में, जमा करने, कंसंट्रेट करने में भी इसका प्रयोग, इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसका कैलेडियोस्कोप जो होता है उसमें, कैलेडियोस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग होता है। इसका प्रयोग सेना करती है अपने दुश्मनों को देखने के लिए। ठीक, तो करेक्ट आंसर आपके पास निकला कौन सा? अवतल दर्पण, जिसमें वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब। अच्छा, सेविंग क्रीम कौन सा होगा? सेविंग क्रीम, सेविंग दर्पण, क्रीम क्या, सेविंग दर्पण के रूप में किसका इस्तेमाल? तो अवतल दर्पण, क्योंकि आगे जो है दर्पण के आगे इमेज क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा। कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? किस प्रकार के होते हैं? अच्छा, कौन सा बॉन्ड बनता है ये लिखा हुआ एक्शन। ठीक है, उसमें बनता है कोवैलेंट कंपाउंड। हमेशा क्या होता है? वो कोवैलेंट, यानी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, शेयरिंग मतलब साझा, साझा से बंधन का निर्माण, बंधन का निर्माण जो होता है इसी को हम कहते हैं एक्चुअली में क्या? सहसंयोजी यौगिक। ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं इसमें सबसे प्रमुख होते हैं हाइड्रोकार्बन, जिनमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन होता ही है, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन के 3 ग्रुप, एक को हम अल्केन,
दूसरे को अल्काइन और अल्कीन और तीसरे को अल्काइन के नाम से जानते हैं। ये सिंगल बॉन्ड रखता है, सिंगल बॉन्ड होता है इसमें, इसमें डबल और इसमें होता है ट्रिपल। ट्रिपल इसका फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n और इसका CnH2n-2, जहां n की वैल्यू 1 से शुरू होगी, 2 3 ऐसे चलती जाएगी। यहां n की वैल्यू 2 से शुरू होगी, 3 4, यहां भी n की वैल्यू 2 से शुरू होगी, 3 4, 1 पर सेटिस्फाई ये नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन की कहानी पूरी की पूरी यही होती है। ठीक, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं इसमें सीधा सीधा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कंप्लीट ट्रांसफर, ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होता है। एल्यूमिनियम भूमंडल में बहुतायत में पाया जाता है, फिर भी इसे बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। क्यों? देखिए, बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। अयस्क का मतलब क्या होता है? वह खनिज, अयस्क भी खनिज ही होता है, सारे अयस्क खनिज होते हैं जिससे तत्व को या धातु को आसानी से यानी आसान विधि से तथा कम खर्च में, कम खर्च में प्राप्त किया जा सके, प्राप्त किया जा सके, तो उसको हम अयस्क कहते हैं। तो बॉक्साइट के साथ यही होता है, एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से आसानी से और कम खर्च में प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जाता है ना। तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन? बॉक्साइट। उसी तरह से अयस्क अगर HgS कहें, इसको सिनेबार कहते हैं। ये किसका हो गया? मरकरी का अयस्क हो गया, पारा का अयस्क सिनेबार हो गया। ZnS इसको जिंक ब्लेड कहते हैं, और ये किसका? ये एक्चुअली में जिंक का हो गया। ठीक है, HgS ZnS। PbS किसको कहते हैं? इसको गैलेना कहते हैं, और ये किसका अयस्क है? सीसा का, Pb का। Pb को प्राप्त करने के लिए सबसे आसान PbS, Zn को प्राप्त करने के लिए ZnS, Hg को प्राप्त करने के लिए HgS। ठीक है, तो बॉक्साइट क्या होता है? एल्युमिनियम को सरलता से निष्कर्षित करता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है 21 का क्या निकला? बी निकला, बी निकला। ठीक है, 21 का करेक्ट आंसर निकला आपके पास बी। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को आसानी से निष्कर्षित किया जाएगा, इसीलिए बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का क्या हो गया? अयस्क हो गया। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है, जो एक्चुअली में क्या है? तो एक स्टेम है, भूमिगत तना का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा कि कुछ तना भोजन को सिंचित करने का काम करते हैं, भोजन को सिंचित करते हैं, मतलब वैसे तो भोजन के लिए फ्रूट होता है ना, फल होता है, लेकिन कुछ तना ऐसा होता है जिसमें भोजन सिंचित होता है। उदाहरण के तौर पे आप लीजिए आलू, आलू एक तना है। प्याज लीजिए, प्याज आपके पास एक तना है। ठीक है, आलू हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, ये सब क्या है? ये सब तना का उदाहरण है। ठीक है, तना का उदाहरण है। ठीक, अच्छा, केला भी हो सकता है, ईख भी हो सकता है, ये सभी जो है तना के उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, जड़ की बात अगर करें तो क्या क्या होगा? कुछ जड़ भी होते हैं जो भोजन को सिंचित करते हैं, जैसे मूली, जैसे गाजर, जैसे सलजम, शकरकंद, मीठा आलू, शकरकंद आदि, ये सभी जड़ हैं, लेकिन इसमें भोजन होता है, भोजन को ये सिंचित करते हैं। तो वही कह रहा है अदरक क्या है? तो अदरक एक भूमिगत तना है। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या निकला? ए निकला। ठीक है, ए जो है इसका करेक्ट आंसर निकला। ठीक, बाड़ पिंड एक्चुअली में क्या होता है? ये फीमेल सोमेटिक सेल होता है, ध्यान रखिए, ये मुख्य रूप से फीमेल से रिलेटेड होता है। ठीक है, और फीमेल के सेल न्यूक्लियस में जो है, फीमेल के सेल के न्यूक्लियस में यह होता है, जिसमें ध्यान दीजिएगा एक
निष्क्रिय यानी नॉन एक्टिव, नॉन एक्टिव, एक्टिव एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम स्थित होता है। पूरी कहानी यह है, ठीक, कि महिलाओं जो वुमेन है उसमें एक निष्क्रिय नॉन एक्टिव, वो कोई एक्टिव नहीं होता, एक्स क्रोमोसोम जहां पे स्थित होता है, ठीक है, वो न्यूक्लियस के अंदर, उसी को हम एक्चुअली में कहते हैं बार पिंड के नाम से जाना जाता है ना, बार पिंड के नाम से इसको जानते हैं। तो करेक्ट आंसर हुआ कि ये फीमेल से संबंधित सीधे सीधे होता है, ठीक, फीमेल से संबंधित होता है। अगर फीमेल में एक्स क्रोमोसोम की संख्या घट जाए, कम हो जाए, एक एक्स क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाए, तो कहते हैं कि महिला वो फीमेल सफर कर रही है टर्नर सिंड्रोम से। किससे? टर्नर सिंड्रोम से कर रही है। और अगर पुरुष जो हो, पुरुष में एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाए, क्रोमोसोम क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि वो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो है, सिंड्रोम से पीड़ित है, सिंड्रोम से पीड़ित है, पीड़ित है, ठीक है। तो ये दो बीमारी होती है क्रोमोसोम डिसऑर्डर से रिलेटेड, एक को टर्नर सिंड्रोम और एक को कहते हैं क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम इसको कहते हैं। ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती है, सेरोगेट मदर कहते हैं इसको। सीधा मतलब है, इसमें तो कोई साइंस है नहीं, क्या इसको कहा जाता है? सेरोगेट मदर, ठीक है। कि एक ऐसी महिला है जो बच्चा दूसरे के लिए पैदा करेगी, लेकिन वो अपने गर्भाशय में, अपने यूट्रस में उस बच्चे को डेवलप करेगी, 9 महीने तक रखेगी, और जब बच्चे का जन्म होगा तो किसी और का हो जाएगा, है ना। तो ये कहलाता है एक्चुअली में क्या? सेरोगेट मदर। सेरोगेट मदर किसको कहते हैं? जिसने जन्म दिया उसको कहते हैं, ठीक, सेरोगेट मदर। वो बच्चा रियल मदर के पास चला जाएगा। तो 24 का करेक्ट आंसर बी हुआ, और तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। खबरों में रहा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर है सांगली। कहां? सांगली में स्थित है, ठीक है ना। सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के सांगली में स्थित है, स्थित है। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण हुआ था ना, 23rd संस्करण जो है ये पूरा हुआ। तो करेक्ट आंसर आपके पास आया सी, करेक्ट आंसर सी, ठीक है। 23वां जो संस्करण है ये आपके पास पूरा हुआ है, ठीक है, 23वां। आइए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। लंदन स्थित सेंट्रल बैंक ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? क्या? लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन सा पुरस्कार दिया? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। किससे? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो करेक्ट आंसर 35 का निकल के आया ए, ठीक है, 35 का ए। 36 नंबर जो है वो क्या कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया? तो आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को क्या बनाया गया है? फिट इंडिया आइकॉन है। फिट इंडिया मूवमेंट जो चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, आयुष्मान खुराना को उसका आइकॉन या एम्बेसडर समझे तो बनाया गया है, ठीक है। विमेंस प्रीमियर लीग, विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब। क्रिकेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन और गलत हो जाए भारत में, ऐसा नहीं हो सकता है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। कर्नाटक की सरकार ने डिसीजन लिया है। किसके नाम पर? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर यह रखा जाएगा। सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना है यूक्रेन, ठीक है। भारत को सबको पीछे छोड़ दिया, और यूक्रेन जो है ये सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन गया, आयातक बन गया है, खरीदने वाला, युद्ध के कारण से। सिपड़ी की रिपोर्ट ये कहती है। और हाल ही में कहां स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन जो है गैस का उत्सर्जन हुआ? माउंट फेंटल, एक तो याद रखना है कि माउंट फेंटल ज्वालामुखी एक्चुअली में इथियोपिया में है।
और वहां जो है भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है। वैसे ज्वालामुखी से सबसे अधिक उत्सर्जन किस चीज का होता है? किसका होता है? सबसे अधिक कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? सबसे अधिक होता है सल्फर डाइऑक्साइड का। उसके साथ किसका? वाष्प का। फिर क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर उसके बाद तो बड़े हुए सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है? तो ये होता है ज्वालामुखी विस्फोट। माउंट फेंटल ज्वालामुखी कहां? इथियोपिया में। और उसमें भी क्या निकला? मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ CH4 का। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।